वो डाटा इतना गलत तरीके से अनसीक्वेंस वे में उसने डाल रखा था। उसने ये भी लिख रखा था कि फिरोजा नेपाल के अंदर मिलता है। अब उसने कोई डाटा उठाया होगा रुद्राक्ष को लेकर, क्योंकि रुद्राक्ष बड़ा कॉमन है। पशुपतिनाथ मंदिर जो है अ, नेपाल में, वहां से रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी गई है। हालांकि रुद्राक्ष तो अपने भारत में भी हरिद्वार में, ऋषिकेश में और कुछ पहाड़ी क्षेत्र है जो हमारे पूर्व दिशा में है, वहां भी मिलता है। नीचे जो नीलगिरी के पर्वत हैं, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और नीचे तमिलनाडु की तरफ, वहां पर भी रुद्राक्ष के पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन जो क्वालिटी नेपाल की होती है वो इधर की नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वो डाटा उन्होंने उधर से उठाया होगा कि भाई ये रुद्राक्ष मिलता है नेपाल में, तो उन्होंने उसको भी चिपका दिया कि भाई ये, इस उन्होंने इसका आध्यात्मिक महत्व भी बता दिया कि आपका जो ये फिरोजा है, इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि रत्न जो होते हैं उनका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं माना गया है। बहुत डीप स्टडी करने के बाद में, अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद में, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि रत्नों का कोई भी सीधा या प्रत्यक्ष आध्यात्मिक लाभ धारण करने वाले को नहीं मिलता। आध्यात्मिक लाभ के लिए आपको रुद्राक्ष धारण करना होगा, और भौतिक लाभ के लिए आपको रत्न धारण करना होगा। हालांकि उसमें यंत्र भी होते हैं, लॉकेट भी हैं, कवच भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ब्रासलेट है, स्फटिक है, और जो ये अपने जो मुख्य रत्न होते हैं, नवरत्न जिनको हम कहते हैं, नवरत्न तो है ही है। नवरत्न के साथ साथ में जो उपरत्न है वो भी इसी में आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे, लेकिन अध्यात्म के लिए जो काम करने वाली मणि है उसको हम रुद्राक्ष कहते हैं। तो ये उस सज्जन ने डेटा को मिक्स कर दिया। फिरोजा जो नेपाल में निकलता ही नहीं है, उसको भी नेपाल में दिखा दिया, क्योंकि वो रुद्राक्ष के पैराग्राफ का एक उसने कुछ लाइन वहां से कट कॉपी करके, ताकि कोई ये ना कह सके कि इन्होंने मेरा कॉपी किया हुआ है, ये पॉजिटिव डाटा है, उसने वो डाल दिया। तो इस प्रकार का जो आधा अधूरा और गलत ज्ञान जो है ना, ये बहुत खराब कर देता है सिस्टम को। क्योंकि किसी भी अगर ज्योतिषी ने उसको पढ़ा, उसको फॉलो किया, या ज्योतिषी को छोड़िए, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, अगर उन्होंने भी उस आर्टिकल को पढ़ा, उस इंफॉर्मेशन को लिया और अपने जीवन में लागू किया उसको, भाई बड़ी भारी समस्या हो जाएगी ये तो। क्योंकि अधूरा ज्ञान, तो ये तो सब जानते हैं कि बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए भाई ऐसे आधे अधूरे ज्ञान के लिए मैं ऑनलाइन से मना करता हूँ। बाकी ऑनलाइन में कोई बुराई नहीं है, हम खुद ऑनलाइन बैठे हुए हैं। खैर एनीवे, ये बातें चलते रहेंगी। तो मेरे कहने का जो अर्थ है वो ये है कि मैंने एक टॉपिक लिया था पिछले कुछ दिनों में, और उस टॉपिक में मैंने लीडरशिप की क्वालिटी के ऊपर बात की थी, और बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा था उसमें। कॉल्स भी काफी आई थी मेरे पास, काफी लोगों ने कंसल्टेशन ली थी, और पूछा था कि आचार्य जी ये कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी आए। क्योंकि देखिए, लीडरशिप एक बहुत ही जरूरी और कंपल्सरी नेसेसरी एबिलिटी है, ये स्किल है जो हम सभी के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि एक आम आदमी जो बिजनेस करता है, या वो नौकरी करता है, या वो एक कोई लेडी क्यों ना हो जो सिर्फ घर चलाती है, तो लीडरशिप की क्वालिटी कहाँ नहीं चाहिए हमें? मैनेजमेंट की स्किल हमें कहाँ नहीं चाहिए? हर जगह तो चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके उच्च अधिकारी, नीचे से अधिकारी, भाई उन सबके साथ जो ताल्लुकात और संबंध जो उन्हें मेंटेन अपने रखने हैं, वो विदाउट लीडरशिप नहीं रखेगा। और मैनेजमेंट के अंदर तो खासकर जो लीडर होता है वही तरक्की करता है, वही उसी को प्रमोशन दी जाती है जिसमें क्वालिटी होती है लीडरशिप वाली। एक्चुअल में लीडरशिप है क्या? लीडरशिप है किसी भी कार्य को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को बेहतर से बेहतर तरीके से लीड करने की जो क्वालिटी है, वही लीडरशिप की क्वालिटी है, वही लीडरशिप की स्किल है। तो हमारे अलग अलग ग्रह हमारे अंदर अलग अलग क्वालिटी को भरते हैं मानव शरीर के अंदर। जैसे कि मैं रोजाना इतने हॉरोस्कोप देखता हूँ, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। कुछ कहते हैं जी
अच्छा जी बताओ, हमारी ये कुंडली कैसी कुंडली है? मैंने कहा जी कुंडली तो अच्छी है ये। कह रहे नहीं नहीं, वो ठीक है, अच्छी कुंडली है, फिर भी आप ये बताइए किस लेवल की कुंडली है। मैं कहता हूँ जी अच्छे लेवल की कुंडली है। कह रहे नहीं नहीं, आप रेटिंग दीजिए कि 10 में से 1, 10 में से 2, 10 में से 5, 10 में से 7, 10 में से 10, ये किस लेवल की है। तो देखो, वैसे तो इसका सीधा सीधा जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है। लेकिन किसी भी कुंडली की क्वालिटी को देखना है, वो किस लेवल का हॉरोस्कोप है, किस लेवल की वो कुंडली है, बंदा किस मुकाम को प्राप्त होगा, कहाँ तक वो पहुंच सकता है। इनका सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा सूत्र है कि कुंडली के अंदर आत्मा का कारक ग्रह सूर्य, मन का कारक ग्रह चंद्रमा, और एनर्जी, ऊर्जा, मैनेजमेंट और लीडरशिप का जो कारक ग्रह है वो आपका मंगल है। क्योंकि देखो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा अपने आप में मंगल है। हाँ, सूर्य आत्मा का कारक है, पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड को वो ऑपरेट करता है, उसको अटेंड करता है। ब्रह्मांड के गैलेक्सी के जितने भी प्लेनेट हैं सब सूर्य के ही इर्द और गिर्द अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। तो सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे सौरमंडल का, पूरी गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट है, वो धुरी है उसकी। तो उसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। तो आप लीडरशिप की बात करो, आप मैनेजमेंट की बात करो, या कुंडली के अंदर हम तरक्की की बात करें, या वो बिजनेस की बात करें, तो सूर्य का तो मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी आदमी की विल पावर, उसकी अंदर की पवित्रता, उसकी न्यायप्रिय सोच और सत्यवादिता, ये सब सूर्य से ही देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य प्रधान लोग गलत नहीं होते। बड़े बड़े उच्च अधिकारी लोग सब सूर्य की प्रधानता है। बिना सूर्य के आशीर्वाद के, हालांकि उसमें मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, इन ग्रहों का भी अपना अपना रोल होता है, लेकिन बिना सूर्य के आशीर्वाद के कोई सरकारी अधिकारी, या सरकारी अधिकारी को छोड़िए, वो किसी भी क्लास की सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। तो सूर्य का मजबूत होना, सूर्य का फेवरेबल होना, सूर्य का जातक के पक्ष में होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़ाई में, लिखाई में, पारिवारिक पृष्ठभूमि में, कद काठी में, हर चीज के अंदर वो बहुत ऊंची कदकाठी है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, परिवार उसका बहुत अच्छा है, कोशिश के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती। या अक्सर ऐसे लोग जिनका सूर्य फेवरेबल नहीं होता, वो जाते ही नहीं है सरकारी नौकरी की तरफ। तो बिना सूर्य के आशीर्वाद के तो सरकारी नौकरी किसी को मिल ही नहीं सकती। बिना सूर्य के आशीर्वाद के समाज में, परिवार में मान सम्मान मिल ही नहीं सकता। तो सूर्य जिन जिन चीजों का कारक है, उन चीजों का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में जरूर बढ़ जाएगा जब सूर्य प्रबल होगा, मजबूत होगा। किसी व्यक्ति का अगर सूर्य नीच का है, देखो, 200 में से, 500 में से कोई एक व्यक्ति के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस व्यक्ति का भी सूर्य नीच का है, वो सरकारी विभाग में काम करके दिखाए, वो सरकारी विभाग से लाभ लेकर दिखाए, हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं मिला कोई जिसकी कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, सूर्य जिसका शत्रु बन गया है, अशुभ भाव के अंदर बैठा है, पीड़ित है, हालत उसकी खराब है, वो व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। किसी वजह से कोई ऐसी बड़ी उसको सपोर्ट मिल गई, कोई समय का फेवर ऐसा उसके पक्ष में आ गया कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई, उसकी लग गई गवर्नमेंट जॉब, उसके बावजूद भी वो नौकरी छोड़ देगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो किसी विवाद में आके, किसी दोषारोपण में आके, या उनको कोर्ट के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा उसको, उसकी शिकायतें हुई हैं, या वो रिश्वत लेते पकड़ा गया, या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच दिया गया, उसकी नौकरी चली जाती है, वो सस्पेंड हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे लोग जो समय से पहले वीआरएस ले लेते हैं, अभी टाइम है सर्विस का उनका, लेकिन अपनी नौकरी छोड़ के अपने काम धंधे में लगे। ये भी तब जो होता है जब सूर्य उसका
प्रबल नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता, या कुंडली के अंदर कहीं भी सूर्य अशुभ हो, पीड़ित हो, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, मदद ना करने वाला हो, तो उस स्थिति में ये ऐसे हालात बन जाते हैं कि आदमी या तो नौकरी खो बैठता है या नौकरी को समय से पहले छोड़ देता है। प्रमोशन की तो भूल ही जाइए। दूसरा जो ग्रह है वो मंगल का ग्रह है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का, साहस का, पराक्रम का, और आदमी उठ के चल पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये क्विकनेस जो है, जो एनर्जी का लेवल है, या उसके अंदर थकान नहीं है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, ये मंगल ही होता है। आजकल एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा घूम रहा है जो बीच बीच में इतना नहीं था, मंगलिक का कंसेप्ट। तो ये मंगलिक है, मंगलिक है। तो मंगलिक असल में है क्या? मंगलिक को कहीं से भी हम अशुभ नहीं कह सकते। मंगलिक पूरी तरह से शुभ है। मंगलिक होना पूरी तरह से शुभ होता है, कहीं से भी वो अशुभ नहीं है। एक पॉइंट पर वो अशुभ है, और वो है शादी का मामला। मान के चलिए कि हम लड़के की कुंडली की अगर बात करते हैं, और वो लड़का मांगलिक है, और वो लड़की जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है या जिसके साथ उसकी शादी हो चुकी है, उसकी अर्धांगिनी बन चुकी है, अगर वो मंगलिक नहीं है, तो ये मंगल का योग जो है दोष बन जाएगा। या तो दोनों मंगलिक होने चाहिए या दोनों ही मांगलिक ना हो। यही सिद्धांत है मंगल का। अगर एक मंगलिक है तो दूसरा, मतलब उसका जीवन साथी भी मंगलिक होना चाहिए, चाहे वो मंगलिक लड़का हो या लड़की हो। या तो दोनों मांगलिक हो या दोनों नॉन मांगलिक हो, तभी बात बनती है। अदरवाइज फिर वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत दिक्कत आ जाती है। सिर्फ एक यही पॉइंट है जहां पर हम मंगल को अशुभ कह सकते हैं, मांगलिक को। इसके अलावा और मंगल कहीं पर भी अशुभ नहीं होता, शुभ ही होता है हर जगह। तो मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है, वो एनर्जी का, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन का कारक है, वो साहस का, पराक्रम का और निडरता का कारक है। तो अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, लीडरशिप की क्वालिटी। अब लीडरशिप की क्वालिटी कहाँ से आएगी? जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस किससे? सूर्य और मंगल से आएगा। जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं होगा, जो कूल माइंड नहीं होगा, वो जब तक बात नहीं बनती है तो कूल माइंड कौन करेगा? चंद्रमा करेगा। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होगा, भाई एक आदमी का कद काठी बहुत अच्छी है, 6 फुट की उसकी हाइट है, लेकिन डरपोक है, मन उसका शांत नहीं है, विल पावर नहीं है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति शेर के रूप में चूहा होता है। अब बात करते हैं ज्ञान की। सब कुछ है, ज्ञान नहीं है, तो मूर्खता भरी बातें करेगा। तो ये सारी चीजें मिलके काम करती हैं। आप इसको ऐसे भी तुलना करके समझ सकते हैं कि डॉक्टर एक ही बीमारी के लिए डॉक्टर मरीज को अलग अलग दवाइयों का एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन बनाकर तैयार करता है। भाई ये कैप्सूल जो है ये आपको सुबह खाली पेट लेना, उठते ही ले लेना। भाई उसका काम ही खाली पेट का है, उसने काम ही खाली पेट करना है। पेट अगर भरा है, उसमें अन्न है, भोजन है, वो मेडिसिन इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो उसका हमने रूल बना दिया डॉक्टर ने कि इसको आपने सुबह उठते ही खाली पेट ले लेना। उसके बाद नहा धो के अपना भाई नित्य कर्म करके, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वो करके, फिर आपने भोजन लेना। भोजन के बाद में ये आपने दवाई लेनी है, क्योंकि वो दवाई काम करेगी भोजन के साथ मिलके। अगर उसको आप बिना भोजन के लोगे तो वो रिएक्शन कर जाएगी अंदर। फिर एक टेबलेट दे दी जाती है दोपहर के लिए। देखो, खाली पेट आदमी सुबह भी होता है, और खाली पेट दोपहर को भी होता है, क्योंकि खाना उसने सुबह खाया है। लेकिन दोपहर का खाली पेट और सुबह सुबह का खाली पेट बहुत फर्क है। तो ये रिसर्च का विषय है, और जिसके ऊपर डॉक्टर लोग जो मेडिसिन में जो काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल में जो काम करते हैं, वो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। वो इसके साइंटिस्ट होते हैं हेल्थ के, और वो ये देखते हैं कि कौन सा साल्ट खाली पेट काम करता है, कौन सा साल्ट खाना खाने के बाद करता है, कौन सा साल्ट फिर दोपहर को काम करता है, कौन सा रात को खाना खाने से पहले लेना, कौन सा रात को सोते हुए लेना। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन होता है, यही काम करता है। रसोई घर के अंदर हमारी जो माताएं बहनें काम करती हैं, सबके घरों में वही मसाले, सबके घरों में वही नमक है। लेकिन किस मात्रा में कितना नमक डालना है, किस मात्रा में कितना गरम मसाला डालना है,
कितनी मिर्च डालनी है, कितना उसके अंदर हमने जो बाकी पानी आप लगा लीजिए, कितना पानी, कितनी हल्दी, ये सारा एक्सपीरियंस होता है उसका। क्योंकि एक दिन में कोई नहीं सीखता, धीरे धीरे वो लोग तैयार करते हैं, बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस ले लेते हैं। फिर पता लगता है जी मैंने पिछली बार ये चीज डाली थी तो सबने तारीफ की थी, ये चीज मैंने इतनी डाली तो उसमें कमियां निकाली गई थी। तो उसी प्रकार हम भी अपने ज्योतिषीय जो उपाय होते हैं, जो रेमेडीज होती हैं, जो कैलकुलेशन होती है, उसमें हम ऐसे सारे गणित अपने लगाते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, और अलग अलग लोगों के ऊपर उसका तजुर्बा लेने के बाद में फिर हम अपना एक पर्सनल सिद्धांत बना लेते हैं, ये चीज ऐसे। तो आपने देखा होगा कि देखिए डॉक्टरी पढ़ाई एक है, ज्योतिष की पढ़ाई भी एक है, आयुर्वेद की पढ़ाई भी एक है, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लाइन लगी हुई है, दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कोई भी नहीं है, वो मक्खी मार रहा है। ज्ञान एक है, नॉलेज एक है, सब्जेक्ट एक है, विषय एक है, डिग्री उन्होंने एक ही ली है। और हो सकता है कि दो डॉक्टर एक ही कॉलेज से पढ़े हो, एक ही डिग्री उन्होंने ली हो, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस का अपना फर्क है। क्योंकि जिस प्रकार ज्योतिष में हमारे गुरुजन बताते हैं कि व्यक्ति दो पिलर पे खड़ा होता है, दो पांव पे खड़ा होता है। एक पांव भाग्य का पांव होता है और दूसरा कर्म का पांव होता है। तो दोनों के बीच में जिसने संतुलन बनाया, क्योंकि ना अकेला भाग्य काम करेगा, ना अकेला कर्म काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो वो कर्महीन बन जाएगा, भाग्य का दिया हुआ जो है वो उसका संचय समाप्त हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का भाग्य साथ ना दे, उसके कर्म भी साथ नहीं देते। वो करने के लिए निकलता है कुछ और, हो कुछ और जाता है। वो करना चाहता है कुछ और, रिजल्ट कुछ और आ जाता है। वो बाद में अपना आदमी माथा पकड़ लेता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा अक्सर वैसे देखने में आता है कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर कालसर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है, या लग्नेश उनका पीड़ित है, या अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, या किसी की साढ़े साथी चल रही है, तो इस अवस्था में आदमी करने कुछ जाता है और हो कुछ जाता है। तो वो सिचुएशन बिल्कुल एक अलग है, जो मानसिक रूप से भी आदमी को परेशान करती है, आर्थिक रूप से परेशान, साइकोलॉजिकल भी डिस्टर्ब करती है, और मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होने देती, कामयाबी नहीं मिलती ऐसे व्यक्ति को। तो ग्रहों का मजबूत होना तो देखिए बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। लग्नेश तो सबसे पहले है। लग्नेश का मतलब है जन्म कुंडली का जो लगन भाव है, जो सबसे पहला भाव है, उस भाव के स्वामी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर वो मजबूत नहीं है तो क्या तो उनसे का सूर्य कर लेगा, क्या चंद्रमा, क्यों? क्योंकि लग्नेश कमजोर होना आदमी की हरकतों को कमजोर कर देता है, सीधी सी बात है। जिस व्यक्ति का लग्नेश मजबूत होगा उसकी हरकतें बहुत अच्छी रहेंगी। हरकत से मतलब उसके संस्कार, उसका काम करने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका किसी भी चीज को अटेंड करने का, कोई भी हालात हैं, परिस्थितियां हैं, तो आदमी उनको किन तरीके से हैंडल करता है, किस नजरिए से लेता है, ये लग्नेश डिसाइड करता है। तो लग्नेश का मजबूत होना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मान की, सम्मान की, मानसिक शांति की, स्टेबिलिटी की, और लीडरशिप क्वालिटी की, तो सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अगर इन चारों ग्रहों में से कोई लग्नेश हो तो फिर तो कहना ही क्या है। तो आज के इस छोटे सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। आज मैंने कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लिया है। उमा जी ने अपनी डिटेल भेजी थी मुझे, वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ जानना चाहती थी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने डिटेल नहीं भेजी थी, उन्होंने सिर्फ प्रश्न पूछा था। तो देखिए बिना आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ पैलेस की मेरे लिए प्रश्न का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं फेस रीडिंग नहीं करता, मैं जन्म कुंडली से ही एनालिसिस करता हूँ। तो आज के इस विषय को मैं यहीं पे, आज के टॉपिक को यहीं कंप्लीट करता हूँ। और जिनके भी प्रश्नों के उत्तर रह गए हैं वो मैं जरूर आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो इस लाइव सेशन में मैं फिर जुड़ूंगा आपसे, और आप सभी जुड़े रहिए। और मैं तो हमेशा से ही यहाँ पर आपके प्रश्नों का निःशुल्क उत्तर देता आया हूँ, और बड़ी डिटेल में मैं बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कभी किसी की कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता कि आपने कुछ भी पूछा और बता के एक तरफ नहीं, मैं संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि डिटेल में बात की जाए, और एक तरीके से जो सैद्धांतिक जवाब होता है, सैद्धांतिक जो एनालिसिस होता है वो किया जाए, और एक लॉजिकल आपको समाधान भी बताया जाए कि समाधान क्या है। पूर्वा जी की डिटेल आई है। पूर्वा जी, मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस कर देता हूँ। आपने डिटेल मुझे दी है
15 जनवरी 2003। 15 जनवरी 2003 का जन्म है आपका। टाइम आपने बताया है 12 PM, दोपहर को 12 बजे। बर्थ पैलेस आपका है मध्य प्रदेश में, KHURAI। पूर्वा जी प्रश्न बताएं आपका क्या है। पूर्वा जी अगर आप यहीं पर हैं तो प्लीज आप अपना प्रश्न बताएं। गवर्नमेंट जॉब को लेकर जानना चाहते हैं, मिल जाएगी 2025 में, ठीक है। मैं बताता हूँ। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है आपकी क्वालिटी, आपकी कुंडली में, कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की योग बन रही हैं, लेकिन इसमें रुकावटें हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। असल में क्या है कि आपका जो मेन प्लेनेट है, जो आपके जीवन को ऑपरेट करने वाला, हैंडल करने वाला, जीवन में आपको तरक्की देने वाला, अपॉर्चुनिटी देने वाला जो ग्रह है वो आपका मंगल है। अपनी ही राशि का अष्टम भाव में केतु के साथ अंगारक योग बना के अपने शत्रु शुक्र के साथ में बैठ गया है अष्टम भाव में, अपनी ही राशि का है। तो मंगल यहाँ पर थोड़ा सा ना कमजोर हो गया है, और मंगल की अगर मैं डिग्री देखूं तो सिर्फ आपका 4 डिग्री और लगभग 5 डिग्री के आसपास का आपका मंगल है अनुराधा नक्षत्र का। अपनी ही राशि में है। नक्षत्र जो है वो शनि का है। तो देखिए मंगल को तो पूर्वा जी आपने पावर देनी होगी। मंगल के आशीर्वाद के बिना आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है ये जुलाई 2028 तक का जो टाइम है, ये राहु का टाइम है। राहु अक्सर बने बनाए काम को बिगाड़ भी देता है। करियर के अंदर रुकावट और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समाधान के तौर पे देखिए 2025 में नौकरी की संभावनाएं, सरकारी नौकरी की आपकी बिल्कुल बन रही हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि दिसंबर से अपने प्रयास को अगर जाता है तो फिर धीरे धीरे करके आगे गवर्नमेंट जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उपाय के तौर पे आप रोजाना सरस्वती चालीसा का पाठ करें। हो सके तो एक अच्छी क्वालिटी का आप गोमेद रत्न पहने। काले नीले सलेटी कपड़े को आप बिल्कुल परहेज कर दें, इनको पहनना आप बंद कर दें। जितना ज्यादा हो सके लाइट कलर, रेड कलर, ऑरेंज, पीला, इस तरीके के जो कलर हैं इनका आप इस्तेमाल करें। थोड़ा बहुत योग मेडिटेशन का सहारा लें और रोजाना सूर्य को जल देना शुरू करें। निश्चित तौर पे 2025 के एंड तक आपकी गवर्नमेंट जॉब की बात बन जाएगी। तो आज की इस लाइव सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, और जैसे ही मुझे समय लगता है मैं फिर आपसे लाइव हो जाऊंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।